बिहार में तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के साथ ही एक बहुत बड़ी बहस खड़ी हो गई है। और वो बड़ी बहस ये है कि क्या अब मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा या मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये बहस खड़ी की गई कि 14% वाले यानी यादव यानी तेजस्वी यादव वो सीएम बनेंगे, 2.5% वाले मल्हा मुकेश साहनी वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और 18-19% जिसकी आबादी है यानी मुसलमान क्या वो सिर्फ दरी बिछाएंगे। महागठबंधन के एक बड़े नेता की तरफ से ऐलान किया गया है, उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के और कहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक सीएम और एक डिप्टी सीएम का ही फॉर्मूला है। हालांकि कल जब अशोक गहलोत ने यह कहा था तब उस वक्त में भी कह दिया था कि एक सीएम है, सीएम के फेस है तेजस्वी यादव और दूसरे डिप्टी सीएम के फेस मुकेश सहनी और उसके अलावा भी बाकी अलग अलग संप्रदाय के बाकी अलग अलग जातीय समूह के हिसाब से भी हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया था, लेकिन अब कहा गया है बिल्कुल साफ तौर पर, महागठबंधन के उस नेता ने आधिकारिक तौर पर ट्वीट करके कह दिया है कि एक उप मुख्यमंत्री दलित को बनाया जाएगा और वो संभवतः कांग्रेस की तरफ से राजेश राम हो सकते हैं और एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम चेहरे को बनाया जाएगा, मुसलमान को बनाया जाएगा। अब ये कौन है, किन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। बिहार में अभी तक वैसे तो 30 मुख्यमंत्री, 30 बार शपथ हो चुकी है, बिहार में 30 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन 23 मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार जो है उसमें कई बार रिपीट हुए हैं, राबड़ी देवी रिपीट हुई है, उसके साथ साथ लालू यादव वो रिपीट हुए हैं और अगर पुराने समय पर चले जाए तो कृष्ण सिंह सबसे लंबा कार्यकाल उनके खाते में है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा, 15 साल तक वो बिहार के कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे, 1946 से लेकर के और 1961 तक। और बिहार में एकमात्र अभी तक जो मुसलमान मुख्यमंत्री बना है वो कांग्रेस की सरकार में ही बना है। कांग्रेस ने ही एकमात्र बिहार का अभी तक मुसलमान मुख्यमंत्री दिया है और वो मुसलमान मुख्यमंत्री भी 2 बार बने। उनका नाम है अब्दुल गफूर। कांग्रेस ने बिहार में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया था। उनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक था। अब एक लंबी फहरिस्त है। पिछली सरकार में तेजस्वी यादव की जब सरकार थी, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में अब्दुल बारिक सिद्दीकी उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। वित्त मंत्री यानी सरकार में नंबर 2 की हैसियत आप कह सकते हैं गृह मंत्री के बाद में। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। सबसे पहले आप एक बार जरा अशोक गहलोत को सुनिए जो कल उन्होंने कहा था और उसके बाद में अभी कुछ देर पहले महागठबंधन के किस नेता ने क्या ऐलान किया है, क्या ट्वीट किया है, वो मैं आपको बताता हूं। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। तो अशोक गहलोत कह रहे थे कि एक सीएम है, एक डिप्टी सीएम है और बाकी वर्गों से भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। अब आधिकारिक तौर पर पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। ये ट्वीट आप देखिए पप्पू यादव का आज 10:58 पर यानी 11 बजे आज सुबह 24 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी
तो हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और मुस्लिम समुदाय से एक एक उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। वह सभी समाज को समुचित प्रतिनिधि देने के पक्षधर रहे हैं। उनके पिता राजीव गांधी जी तारिक अनवर साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो इंदिरा गांधी जी ने भोला पासवान, शास्त्री जी और गफ्फूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जो है वो इतिहास भी बता रहे हैं और आगे भविष्य क्या हो सकता है उसको भी बता रहे हैं। राजनीति में क्या होता है क्या नहीं होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वादा किया जाता है और क्या उस वादे को फिर निभाया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कल से ही मुसलमान के नाम पर इधर से उधर कार्ड चल रहा है। कोई मुसलमान का हितैषी होने की बात कर रहा है। बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, और मुसलमान को किसने कितनी टिकटें दी इसको लेकर के कुछ दिन पहले ही मैंने आपको विस्तार से खबर दिखाई थी, और उसमें बताया था कि बीजेपी ने टिकटें कितनी दी, और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी वो भी टिकटों को घटाती हुई चली गई। चिराग पासवान उन्होंने भी घटा दिया है। इस बार 19 टिकट दी है तेजस्वी यादव ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। लेकिन अब जेडीयू इसको लेकर के निशाना साध रही है। जेडीयू की तरफ से कल ट्वीट करके कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कि समाजवाद का तेजस्वी का फॉर्मूला, और इसमें M फॉर मल्लाह 2.5% है और मल्लाह को लड्डू और M फॉर मुस्लिम इनको कद्दू। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया गया है और मुसलमान को क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए राजद कांग्रेस के साथ में है। ये जो है कहा गया। अब दो बातों को समझिए। यहां पर मल्लाह जो है वो अति पिछड़ा जाति के अंदर आते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल उनकी 2.5% ही आबादी। अगर आप आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर जो है वो बिहार के अंदर आप ये मान करके चलिए कि 10-15 मुख्यमंत्री बनाने पड़ेंगे अगर हर जाति के हिसाब से आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित अगर इस तरीके से बनाएंगे तो कुछ चीजें सुलझ सकती है। मल्लाह जो अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, उनकी अति पिछड़ा की जो आबादी है वो 20% है। अगर आप इस तरीके से इसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मुसलमान करीब 18 से 19% है। ये सही बात है, और ये सही बात है कि अगर कोई समुदाय, कोई जाति धर्म अगर आपकी तरफ एक मुस्त रहा है, आपका लोयल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको भी ना केवल आपको उनको सुविधाएं देनी चाहिए बल्कि उनको प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। मुस्लिम समुदाय अगर आरजेडी को सरकार में लेकर के आते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनको पद मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी दे सकती है? क्या नीतीश कुमार दे सकते हैं? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या असदुद्दीन ओवैसी वो सरकार में आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या जनसुराज प्रशांत किशोर वो दे सकते हैं, वो सरकार में आ रहे हैं? ये सारे सवाल हैं, और ये सवाल जो है वो आम बिहार का मुस्लिम मतदाता वो देखेगा, सोचेगा, परखेगा कि क्या कोई जो वादा कर रहा है वो सरकार में आ भी रहा है, या जो सरकार में आ रहा है क्या उससे उम्मीद की जा सकती है। अब ये जो है बिहार के लोग तय करेंगे कि किससे उम्मीद की जा सकती है, कौन वादा कर सकता है और कौन वादे को पूरा कर सकता है। आज इंडिया महागठबंधन का यहाँ प्रेस वार्ता है। इस अवसर पे हम संदेश देना चाहते हैं कि दो शक्ति के बीच लड़ाई है। एक शक्ति जो है भाईचारा, अमन, चैन, शांति पर कुठाराघात कर रहा है, और एक संप्रदाय को टारगेट भी कर रहा है। तो मुझको लगता है कि बिहार से देश में ये संदेश देने का काम होगा कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे, और हमारे पुरखों ने जो आधारशिला रखी है धर्मनिरपेक्षता की, उस धर्मनिरपेक्षता को यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन
को हराकर पूरे देश में यह संदेश दिया जाएगा कि हम एक हैं, एक रहेंगे, और जो हमारा संविधान है उसको जो तोड़ने की साजिश, उसको जो है कमजोर करने की साजिश, धर्मनिरपेक्षता पर जो कुठार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। इस बहस को लगातार बड़ा किया जा रहा है कि मुसलमान को डिप्टी सीएम घोषित क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं कहा गया कि मुस्लिम डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर कल मुस्लिम को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया जाता तो बिहार के पूरे चुनाव का नैरेटिव क्या होता, अभी किस पर बहस हो रही होती। अभी डिप्टी सीएम घोषित भी नहीं किया, उससे पहले ही बीजेपी इस तरह के ट्वीट कर रही थी। बीजेपी कह रही थी कि इनके अवैध घुसपैठ की सरकार आ रही है। इस तरह से जो है वो लगातार नफरत भरे पोस्टर जो जारी किए जा रहे थे। अब अगर बताइए कि मुस्लिम को अगर डिप्टी सीएम घोषित कर दिया जाता तो पूरा चुनाव जो उसी पर केंद्रित हो जाता। ये सच्चाई है। बीजेपी को आप छिलका भी पकड़ा देंगे तो बीजेपी उसका पूरा पहाड़ बना सकती है। राई का भी पहाड़ जो है बीजेपी मुसलमान के ऊपर बना सकती है, और मुसलमान बीजेपी का फेवरेट टॉपिक है। यह बात सही है कि जितनी भी देश के अंदर सेकुलर पार्टियां हैं वो भी आज की तारीख में जिस तरीके से राजनीति का स्वरूप बदला है और हिंदुत्व की राजनीति जिस तरीके से उसका एक प्रेशर बना है, जो सेकुलर दल हैं वो भी मुसलमानों को उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी दे सकती है? क्या अब नीतीश कुमार, उनकी खुद की कुर्सी की गारंटी नहीं है तो वो किसी और को, मुसलमान को कुर्सी पर बैठा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मोहम्मद ओसामा वो लिखते हैं कि सारे राइट विंगर्स आज मुसलमानों के हितैषी बने हैं। बड़ी चिंता है बेचारों को, मुसलमान उप मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं की गई? अगर कर दिया होता तो ये तेजस्वी की मुस्लिम टोपी के साथ कठमुल्ला घोषित कर देते। राइट विंगर्स से आग्रह है कि तुम एजेंडा चलाओ, मुसलमान अपना रास्ता तय करना जानता है। वहीं बिहार से पत्रकार निधि श्री वो लिखती है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाने के बाद महागठबंधन के विरोध में एक नैरेटिव चल रहा है कि 2% मल्लाह समाज को डिप्टी सीएम की दावेदारी है, लेकिन 18% मुस्लिम समाज को क्या मिला? इसका जवाब भी आज महागठबंधन के प्रेस वार्ता में दिया गया। महागठबंधन में सिर्फ एक डिप्टी सीएम नहीं होंगे, मतलब ये कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है तो संभवतः मुस्लिम समाज से भी डिप्टी सीएम बने, लेकिन फिलहाल खुले तौर पर इसकी घोषणा नहीं की जा रही है। वजह साफ है, बीजेपी इसका इस्तेमाल महागठबंधन को मुस्लिम परस्त बता करके कर सकती है और महागठबंधन चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने से बचना चाहती है। तो कुल मिलाकर के अब नैरेटिव जो है वो मुसलमान के इर्द गिर्द है। बीजेपी लगातार ये बात कहकर के आरोप लगाएगी, उधर आरजेडी जो है वो इस पिच पर आएगी नहीं, और दूसरे बाकी नेता है जैसे पप्पू यादव है और बाकी नेताओं के सहारे बुलवा दिया जाएगा कि देखिए हम बना रहे हैं, बाकी रैलियों में जाकर के बोलेंगे। लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी छटपटाती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से कोई मुद्दा हाथ लग नहीं रहा है। ना तो कोई राष्ट्रीय मुद्दा यहां पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ना हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी की चिंता यह है कि चुनाव अब किस नैरेटिव पर लड़े, और आज से हेलीकॉप्टर घूमेगा। तेजस्वी यादव आज से प्रचार प्रसार की शुरुआत कर रहे हैं। कल उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया, उसके बाद से आज उनकी प्रचार प्रसार की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो रही है। आज तेजस्वी यादव की 5 रैलियां हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक दिन में 18, 19 रैलियां की थी। सच्चाई है ये, 18 रैलियां, 19 रैलियां एक दिन में तेजस्वी यादव कर रहे थे, और हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया था। ये कहा जाता था ये हेलीकॉप्टर जो ट्रैक्टर बनकर के घूम रहा है, और हर जगह पर तेजस्वी यादव, हर विधानसभा में तेजस्वी यादव पहुंच रहे थे। इस बार भी 143 सीट है, सबसे ज्यादा सीट, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो, सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा सीटें भी उन्हीं की आएंगी, तो प्रचार भी सबसे ज्यादा उन्हीं को करना है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनना है। तो आज से एक तरीके से आप ये कहिए कि एडी चोटी का जोर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी आज बिहार में पहुंचेंगे, और उसके बाद में कैसे क्या तस्वीर बदलती है
सबसे बड़ा सवाल यह है, लेकिन मुसलमान वाले मुद्दे में हवा भरी जा रही है। एमआईएम के नेता हवा भर रहे हैं, राजद के विरोधी वो एक तरीके से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। सदाब चौहान लिखते हैं कि आज ठगबदन की प्रेस वार्ता में 14% वाले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा, 1% वाले सन ऑफ मल्लाह को मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। 20% मुसलमान इनकी कुर्सी लगाएगा, दरी बिछाएगा। हाँ, क्योंकि यह मुसलमान को अपनी सियासी गुलाम समझते हैं। यह बिहार के 20% मुसलमान का अपमान है, जिसका जवाब बिहार का मुसलमान वोट की चोट से देगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इन फर्जी सेकुलर दलों ने मुसलमानों को सियासी अछूत बना दिया है, जिसका जवाब देने का समय आ गया है। मुसलमानों, आज हमारी तबाही और दलितों से पिछड़े होने के जिम्मेदार यही दल हैं जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करके अपना सियासी गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। हमें राजनीतिक अछूत बनाने का षड्यंत्र रचते हैं। वहीं प्रियांशु कुशवाहा ने कहा कि राजद से एक डिप्टी सीएम होगा, संभवतः वो मुसलमान ही होगा। इसकी घोषणा भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप बता दीजिए जिनके नाम की घोषणा होगी उनकी सीट पर यदि बीजेपी ने टारगेटेड पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान कर दिया तो क्या करेंगे। इसलिए बिना किसी को मुश्किल में डाले चुनाव हो जाने दीजिए। 2015 की महागठबंधन की सरकार में सिद्दीकी साहब वित्त मंत्री बनाए गए थे। इस बार मामला उससे भी अधिक मजबूत होगा। तो ये एक और डर जो है वो बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अब्दुल बारिक सिद्दीकी को ही घोषित कर दिया जाता कि वही डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन ये बताइए कि फिर उसके बाद में कहीं ऐसा होता कि उन्हीं की सीट पर उन्हीं को पूरी ताकत लगा करके ध्रुवीकरण करके उन्हीं को हरा दिया जाता तो अपनी सीट भी नहीं जीत पाते। ये जो बड़ी समस्या है और ये मौजूदा राजनीति की समस्या है। और जब आपके सामने कोई इस तरीके की समस्या हो तो एक ही उसका इलाज है कि पहले आप उस समस्या से निकलो और फिर उसका इलाज करो। पहले वहां से निकलिए। अगर वहीं खड़े खड़े रह करके इलाज करेंगे तो फिर इलाज नहीं हो पाएगा। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने लिखा कि अभी और डिप्टी सीएम की घोषणा होनी है। मुस्लिम भी, वंचित समाज से भी वंचित हमारे दिल में बसते हैं। राजद ने पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार लगभग 14% टिकट बांटे हैं। आजादी के बाद किसी ने मंसूरी मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया, हमने टिकट भी दिया और मंत्री भी बनाया। राजद के दूसरे सबसे बड़े पद प्रधान महासचिव पर अब्दुल बारिक सिद्दीकी है। इतना ही नहीं, सिद्दीकी जी नेता प्रतिपक्ष है, वित्त मंत्री रह चुके हैं, बिहार का बजट बना करके भाग्य निर्माता बने हैं। अरे हमने तो पहली बार वीपी सिंह जी की सरकार में देश को पहला मुस्लिम गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद दिया। दूसरी बार देवगौड़ा जी की सरकार में तस्लीमुद्दीन जी को गृह मंत्री बनाया। बीजेपी और जेडीयू ने मुसलमानों को टिकट देना तो छोड़िए, उल्टा मुस्लिम समाज को नमक हराम बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अब ये मुस्लिम वाला मुद्दा कहां तक जाएगा, ये मुसलमान वाला मैटर वो कहां तक जाएगा और क्या वाकई इससे आरजेडी का, कांग्रेस का कोई नुकसान होगा? या मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार वो वक्फ कानून लेकर के आ रही थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, तो क्या वहीं से ही मुसलमान ने टाटा बाय बाय नहीं कह दिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मुसलमानों को लेकर के दरी बिछाने की बात कह रहे हैं, तो क्या वो ये बता सकते हैं कि जिस वक्त में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार वक्फ लेकर के आ रही थी, तो क्या उस वक्त में ये कह रहे थे कि आपको सिर्फ इसी मुद्दे पर एकमुश्त होकर के इनकी सरकार गिराने के लिए वोट करना चाहिए?
सवाल बहुत सारे हैं और देखना यह है कि चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।